पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, क्रैश कोर्स का एक वीडियो हम लोग अपलोड किए थे, जिसमें से देखे थे कि थ्योरेटिकल पार्ट जो था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का, तो उसमें हम लोग क्या किए थे कि उसमें वर्क फंक्शन का डिस्कशन किए थे, उसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिस्कशन किए थे और उसमें जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी जिक्र किए थे। मतलब वैसा क्वेश्चन जो थ्योरी सेक्शन से आता है उसका सारा का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग इसका फाइनल वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, आइंस्टीन इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ या इससे रिलेटेड और भी जितने प्रकार के रिलेशंस एग्जाम में आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। जो आइंस्टीन इक्वेशन दिए हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसके बारे में जो बताए उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार व्हेन आइंस्टीन एनर्जी, या तो फोटोन एनर्जी उसको कहते हैं या फोटो एनर्जी कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन क्या बताए हैं कि जब क्या किया जाए, किसी मेटल सरफेस पर आइंस्टीन एनर्जी या फोटोन एनर्जी पड़ता है तो वह मेटल सरफेस उस एनर्जी का दो रूप में यूज करता है। पहला काम करता है वर्क फंक्शन करने का और दूसरा काम करता है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देने में। चलिए हम लोग इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके घर से आता है 5,000 रुपया, आपका बेसिक नीड है 4,000 रुपया, आता है कितना 5,000। आपका बेसिक नीड जो बेसिक खर्च है रूम रेंट वगैरह लंच फंड मिला करके आपका जाता है, मान लेते हैं 3,000 खर्चा जाता है। तो जो आपका 2,000 बचता है उससे आप क्या करते हैं, कभी मूवी देखने का काम करते हैं, कभी जींस वगैरह खरीदने का काम करते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि जो मेटल है उस पर जब आइंस्टीन एनर्जी पड़ता है, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए। मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब आपका 3,000 से पैसा ज्यादा आएगा तभी तो आप कुछ एक्स्ट्रा कर पाइएगा। तो यहां कहने का मतलब जब आइंस्टीन एनर्जी फॉल करता है, पड़ता है इस पर, तो यह मेटल क्या करता है, इस एनर्जी को दो रूप में यूज करता है। पहला काम करता है इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम करता है, दैट इज वर्क फंक्शन करता है। और वर्क फंक्शन के बारे में डिस्कस किए कि वह कम से कम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन केवल निकल जाता है। तो पहला काम उससे वर्क फंक्शन करता है, मतलब आप अपना जैसे बेसिक नीड पूरा करते हैं। उसके बाद जो बच जाता है उससे क्या किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसके बाद उसको काइनेटिक एनर्जी देना, दैट इज मोशन देने का काम जो करता है। तो यही दो पार्ट में यूज होता है। देखिए फिर से कि जब आइंस्टीन एनर्जी पड़ता है तो पहला वर्क फंक्शन होता है और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये दोनों काम किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इस आइंस्टीन एनर्जी के द्वारा। अब इसी बात को यहां लिखे हैं लैंग्वेज में। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार व्हेन आइंस्टीन एनर्जी, या तो फोटोन एनर्जी, इज अलाउड टू फॉल, जब पड़ता है अपॉन मेटलिक सरफेस, किसी मेटलिक सरफेस पर, हाइविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का मान कितना होना चाहिए, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, देन तब मेटल यूज दिस एनर्जी। तो जो मेटल है ना वो इस एनर्जी को यूज करता है इनटू फ्लोइंग टू वेज, दो रूपों में। पहला क्या करता है, फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड इन वर्क फंक्शन, या फर्स्ट पार्ट यूज्ड इन वर्क फंक्शन। पहला पार्ट यूज करता है वर्क फंक्शन करने में, मतलब पहले आप बेसिक नीड को पूरा करते हैं और जो शेष बच जाता है उससे आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। जैसे जींस खरीदना है, घड़ी खरीदना है, मोबाइल खरीदना है आगे चल करके, तो उन जगहों पर आप यूज करते हैं। तो क्या लिखा हुआ, रिमेनिंग पार्ट यूज्ड इन काइनेटिक एनर्जी, यहां क्या लिखा हुआ, इन। फिर से एक बार देखिए, यहां से लैंग्वेज समझने में दिक्कत होता है इसलिए बार बार बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार व्हेन आइंस्टीन एनर्जी या फोटोन एनर्जी, कौन सा, एच न्यू, इज अलाउड टू फॉल अपॉन मेटलिक सरफेस, जब मेटलिक सरफेस के ऊपर पड़ता है, हाइविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसका मान कट ऑफ से ज्यादा हो,
समझे कि नहीं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तभी तो आप दो रूप में यूज करेंगे। देन मेटल यूज दिस एनर्जी, तब मेटल इस एनर्जी को यूज करता है इनटू फ्लोइंग टू वेज, टू वेज में दो रूपों में वो यूज करता है। पहला क्या है? फर्स्ट पार्ट यूज्ड इन वर्क फंक्शन, पहला काम करता है वर्क फंक्शन करने में, और दूसरा काम जो है वो क्या है? रिमेनिंग पार्ट यूज्ड इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर करने में। तो ये आपका है कि दो तरीके से यूज करता है। तो इसी को हम लोग लिखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जो आप एच न्यू दिए यहां पर वो यूज हुआ फाई नॉट के रूप में, वर्क फंक्शन के रूप में, प्लस काइनेटिक एनर्जी के रूप में। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिए, अब मान लेते हैं कि आपके पास जो पैसा आया वो मात्र 3,000 आया। तो यदि आपके पास 3,000 आया तो टोटल आपका किसमें खर्चा कर दीजिएगा? जो आपका रूम का बेसिक नीड है उसको पूरा करने में लग जाइएगा। तो इसका मतलब यहां लिखल है कि व्हेन टोटल एनर्जी यूज्ड इन किसमें? वर्क फंक्शन। अब यदि आपके पास जितना पैसा आया था उस सब के सब आप खर्चा कर दिए, मतलब आपका केवल बेसिक नीड पूरा करने में, गैस भराने में, चाहे तो इधर हम लोग देखेंगे तो रूम रेंट देने में, या किताब कॉपी खर्चा मतलब लेने में, यदि आप खर्च कर दिए हैं तो इसका मतलब क्या होगा वो बताइए? तो इसका मतलब आप वेलोसिटी नहीं किए हैं, देन देयरफॉर v बराबर तो 0 हो जाएगा। और उस समय जो आपका फ्रीक्वेंसी है न्यू जो है वो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। मतलब जब उतना ही एनर्जी दिया गया जितना उसका बेसिक नीड था, वर्क फंक्शन करने का ही था, तो काइनेटिक एनर्जी तो हुआ नहीं। अब किसी ने बोला कि हमारा सारा खर्चा हो गया, इस बार उतना ही पैसा आया जितना हमारा बेसिक नीड होता है, तो वैसे कंडीशन में मतलब उसका कटअप के बराबर आया, दैट इज उसका 3,000 ही आया है। तो इसका मतलब व्हेन टोटल एनर्जी यूज्ड इन वर्क फंक्शन, यदि सारा का सारा एनर्जी वर्क फंक्शन में यूज होगा उस समय देयरफॉर क्या होगा? v बराबर 0, और जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। देयरफॉर क्या होगा? या तो होगा आपका h उस टाइम न्यू नॉट हो गया बराबर फाई नॉट हो गया प्लस हाफ m, और v के जगह कितना बैठाइएगा? 0 का स्क्वायर। मतलब आप उस टाइम में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किए। या तो h न्यू नॉट बराबर फाई नॉट प्लस 0, मतलब कह सकते हैं h न्यू नॉट बराबर फाई नॉट। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? इसे हम लोग पुट करेंगे कहां? इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसमें लाके पुट कर दिए, बड़ा सिंपल है। तो क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई नॉट कहां? इन इक्वेशन आपका किसमें देते हैं? फर्स्ट में। तो बताइए क्या लिखा हुआ यहां? पहले h न्यू लिखा हुआ है, अब बराबर क्या हो जाएगा? बराबर देखिए फाई नॉट के जगह क्या बैठाएंगे? h न्यू नॉट बैठाएंगे प्लस हाफ m v स्क्वायर बैठाएंगे। अब इधर लाइए इसको, तो h न्यू माइनस h न्यू नॉट बराबर हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए माइनस आएगा, प्लस में तो माइनस आ जाएगा। अब इधर h न्यू मतलब h कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा न्यू माइनस क्या हो जाएगा? न्यू नॉट हो जाएगा बराबर हाफ m v स्क्वायर। तो क्लियर हो गया इसी प्रकार से। तो यही इक्वेशन आपको प्रूफ करना रहता है, जहां पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी जो पढ़ रहा है वो है न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना में उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी पढ़ने के बाद उसे मिलता है वर्क फंक्शन करने के बाद। तो फिर से एक बार देखिए कि जब एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि जब मेटल सरफेस पर एनर्जी पड़ता है जिसका मान थ्रेशोल्ड से थोड़ा ज्यादा हो फ्रीक्वेंसी में, तो वो दो रूप में यूज करता है। पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट यूज्ड इन वर्क फंक्शन फाई नॉट करने में, और रिमेनिंग पार्ट यूज्ड इन काइनेटिक एनर्जी देने में। उसी तरह से देखिए दोनों हम लोग ये मिला करके लिखें, एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब मान लेते हैं टोटल एनर्जी खर्चा हो गया किसमें? वर्क फंक्शन में। ऐसा क्यों कर रहे हैं?
बेसिक चीज ये देखिए, हमको इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है। जो आपका फाई नॉट है ना, वो एच न्यू के रूप में लाना है। इसका मतलब कैसे लाएंगे, माना कि टोटल एनर्जी खपत हो गया वर्क फंक्शन में, तो उस समय में जो आपका वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगा, और जो आपका फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो अब यहां पर जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब जब जब आपका केवल बेसिक नीड पूरा हुआ, उस टाइम आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, दैट इज यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया। और जिस समय वेलोसिटी जीरो होगा उस समय आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो जब यहाँ जीरो बैठाए हैं तो यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया। अब एच न्यू नॉट बराबर फाई नॉट हो गया, और यहाँ जीरो हो गया क्योंकि पूरा टर्म जीरो हो गया, तो ये फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट आ गया। अब इस वैल्यू को क्या किए, फाई नॉट के इस मान को हम लोग यहाँ ला के रखते हैं, तो यहाँ रखें, देखिए यहाँ एच न्यू नॉट लिखा गया और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, बड़ा सिंपल चीज है। अब एच न्यू में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, एच यहाँ कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का पूछता है, शायद पिछले बार ये पूछा है, तो और जगह ये यूज होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या किए, डिस्कस कर दिए बढ़िया से। तो हमें लगता है आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। चलिए हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखें आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम लोग क्या ड्राइव किए, एच होल न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाई मैटर वेव। अब इस पर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, भले छोटा में लिखा हुआ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां नाम आता है मैटर वेव, थोड़ा सा डिस्कशन इस पर कर लेते हैं। जैसे हाइजेंस के द्वारा, ब्रिस्टर्स के द्वारा या अन्य साइंटिस्टों ने मिलकर के ये प्रूफ किया कि लाइट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, एक प्रकार का वेव है। फिर उसके बाद अभी जस्ट इसके पहले पढ़े थे आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम लोग क्या देखे कि लाइट के हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में देखे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखे हैं कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल के फॉर्म में रहता है। अब सवाल है, पहले लोगों ने प्रूफ किया कि लाइट एक प्रकार का क्या है, तो लाइट एक प्रकार का जो है वो वेव है। फिर आइंस्टीन आए, उन्होंने प्रूफ किए क्या कि लाइट जो है वो फोटोन से बना हुआ है, मतलब लाइट जो होता है उसका पार्टिकल्स होता है, और वो पार्टिकल्स कौन है, फोटोन है। ये डिस्कशन किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो लाइट का डुअल नेचर हुआ, एक हुआ वेव नेचर और दूसरा का हुआ पार्टिकल नेचर। तो डिब्रोगली फिर डिस्कस किए, डिब्रोगली सोचने लगे कि आखिर जब लाइट एक वेव है और लाइट एक पार्टिकल भी है, तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर पार्टिकल वेव बना सकता है कि नहीं। बढ़िया से देखिए, जब वेव में पार्टिकल पाया जाता है तो क्या पार्टिकल जो है वो वेव का निर्माण कर सकते हैं या नहीं, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं क्या वो वेव बना सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने डिस्कस किए और एक डेफिनेशन दिए मैटर वेव का। नाम में ही है देखो, पदार्थीय तरंग। मैटर का मतलब पदार्थ और वेव मतलब तरंग, तो पदार्थीय तरंग का थ्योरी देने का काम किए कौन, डी ब्रोगली ने। तो वो देखे कि जब फोटोन मूवमेंट में आता है तो फोटोन के मूवमेंट से लाइट का वेव बन जाता है। तो उसी के आधार पर इन्होंने दिए कि ये वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। तो इनका कहना था कि जब मतलब मटेरियल पार्टिकल्स जो होते हैं जब मूव करते हैं, जब मोशन में होते हैं, तब वो बनाते हैं क्या, मैटर वेव बनाते हैं, पदार्थीय तरंग कहते हैं। नाम में नहीं छिपल है। जब पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स जब मोशन में आ जाएंगे, गति की अवस्था में आ जाएंगे, तब वो किसका निर्माण करेंगे, मैटर वेव का। तो क्वेश्चन कभी पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मैटर वेव, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव के डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो डेफिनेशन देखिए कितना इजी है, ये वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। ए वेव मतलब एक तरंग जो बना होता है किससे, मूविंग मटेरियल पार्टिकल से बना होता है, मतलब गतिशील कणों के
प्रवाह से बना होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर वेव। तो याद हो गया होगा, अ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, अ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड, कहलाएगा मैटर वेव। तो पता चला कि अब इसमें समस्या आया था, और समस्या क्या था इस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब कैलकुलेशन करेंगे इसको तब डिस्कसन करेंगे। तो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में। तो हम लोग जानते हैं एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, E बराबर होता है एच न्यू होता है, जिसको क्वांटा एनर्जी या फोटो एनर्जी कहते हैं। एंड सिमिलरली ई बराबर एक और पढ़े हम लोग 11th क्लास में भी, एम सी स्क्वायर। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 बनाते हैं और इसको इक्वेशन 2 बनाते हैं। अब दोनों एनर्जी है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को लेते हैं। तो 1 और 2 को लेंगे तो क्या होगा, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर। अब हम लोग ये जानते हैं कि एच और न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ से सी और सी हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा, एच अपॉन लेमडा इक्वल टू हो जाएगा आपका एम इंटू सी। अब हम लोग को लेमडा निकालना था, इसलिए या तो लेमडा अपॉन एच बराबर 1 अपॉन एम सी। 1 अपॉन एम सी कैसे हुआ, तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर दिए, लेमडा को ऊपर कर दिए, एच को नीचे किए, तो एम सी ऊपर में था तो नीचे आ गया। अब देखिए, या तो लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी, लेकिन ये इक्वेशन तो लागू होगा कहां पर, जहां पर जो है ये c किसका होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, फोटोन। लेकिन फोटोन के जगह पर कोई और रहे, क्योंकि हम लोग को निकालना किसका है, मैटर वेव का वेवलेंथ निकालना है। लेमडा एक वेवलेंथ है, लेकिन यहां तक में लेमडा किसका वेवलेंथ बता रहा है, यहां तक में लेमडा फोटोन के वेवलेंथ को बता रहा है। बोल कैसे पता है, क्योंकि c बराबर स्पीड ऑफ लाइट ही होता है, तो फोटोन का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यदि इसको हटा दिया जाए तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ फोटोन, फोटोन के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ फोटोन, फोटोन के जगह पर अदर मटेरियल रहेगा इंस्टेड ऑफ फोटोन, तो लेमडा बराबर हो जाएगा h बटे एम भी, जहां पर v क्या है, v बराबर है वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। क्लियर है, मतलब जो पार्टिकल, मतलब कोई मटेरियल है, कोई पदार्थ है, उसका एक कण जिस स्पीड से चल रहा है उसका भी मतलब वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल लिख दिए। अब बताइए एम भी बराबर होता क्या है, तो एम भी बराबर पी होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, तो क्या लिखेंगे, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो ये इक्वेशन आपका है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखिए पूछेगा कि बताइए, इससे तो सबसे पहले न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा पूछता है, सब मिला जुला करके कभी यहाँ से पूछ देता है, कभी इससे पूछ देता है, कभी इस फॉर्मूला से पूछ देता है, ई बराबर एच न्यू से, या कभी एच सी अपॉन लेमडा से पूछ देता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक बार थोड़ा देखिए आसानी से यही याद हो जाना चाहिए, ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एम सी स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप आपको इसको ध्यान रखना है। अभी दोनों को बराबर है, चूंकि राइट लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों तरफ बराबर किए, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, और न्यू बराबर, इस स्टेप को थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा चेंज करता है ना, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। एच और न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है, स्पीड ऑफ लाइट बटे वेवलेंथ, बराबर क्या हुआ, एम सी स्क्वायर, सी से सी कट गया, अब बचा क्या, देखिए एच अपॉन लेमडा बराबर एम सी, तो लेमडा अपॉन एच बराबर क्या होगा, 1 अपॉन एम सी। लेकिन यहां तक जो बात कर रहे हैं ये तो फोटोन की बात कर रहे हैं, लेकिन फोटोन के जगह कोई और पार्टिकल रहेगा इंस्टेड ऑफ फोटोन, फोटोन के स्थान पर कोई और रहेगा, तो लेमडा बराबर एच बटे एम भी होगा कि नहीं। और एम भी में एम भी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, तो इसका मतलब लेमडा बराबर एच बटे पी भी हो सकता है। तो इससे कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है,
और ऑब्जेक्टिव खास करके पूछता है, जैसे कभी ये पूछ देगा कि बताइए इसमें से डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सही इक्वेशन क्या है। तो इसके आधार पर जो है, इस पर ज्यादा डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसके आधार पर पता चला कि जिस तरह से वेव मतलब लाइट का वेव जो है वो पार्टिकल से बना है, उसी तरह से पार्टिकल भी वेव बना सकते हैं। और पार्टिकल मतलब कोई भी अदर, जैसे इस वेव को कौन बना सकते हैं, एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या कर सकते हैं, इस वेव का निर्माण कर सकते हैं। दैट इज, पता चल गया कि जिस तरह से लाइट जो है पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सकता है, उसी तरह से पार्टिकल्स भी जो है वो लाइट में कन्वर्ट हो सकता है। तो लगभग आप समझ गए होंगे, ये एक बहुत अबर के एग्जाम में खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यदि पूछ चुका है क्या आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अबर चांसेस रहेगा इसका। तो आराम से पहले डेफिनेशन याद कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे कैलकुलेशन कीजिएगा। हमको लग रहा है एक स्टेप यहाँ ध्यान दिया जाए, एक यहाँ ध्यान दिया जाए, तो आपको आगे तो कहीं दिक्कत होने वाला है नहीं। लास्ट में थोड़ा यहाँ देखना है, तो 3 स्टेप में क्लियर हो जाएगा। और ये भी जो रहेगा वो आपका 3 मार्क्स का ही रहेगा। क्लियर है? तो इस टॉपिक को समझ गए होंगे लगभग।